तो दोस्तों मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड के पार्ट 4 के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि इनके घर पे तो स्विमिंग पूल बन गया है। तभी मिसेस स्मिथ वहाँ पे आके कहती है कि देखो किमी तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, मैं बहुत सारे काम करती हूँ। डेमी ह्यूमंस को उनके कंपेटेबल ओनर के साथ मैच करवाना, बहुत सारा पेपर वर्क करना, यहाँ तक कि पुलिस फोर्स की भी ड्यूटी करना, और इतना सारा काम करने के बावजूद गवर्नमेंट मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रही थी, इसीलिए किमी तो मैंने तुम्हारे साथ एक और डेमी ह्यूमन को ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे मेरून आ जाती है और वो सबको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है ये लड़की असल में मरमेड वाली डेमी ह्यूमन होती है। और इसके बाद तो ये मरून किमीहितो से कुछ ज्यादा ही चिपकने लगती है, जो देख के मिया बिल्कुल भड़क जाती है और वो अपने मन ही मन कहती है नहीं, मेरा डार्लिंग सिर्फ मेरा है और मैं इस चुड़ैल को मेरे किमीहितो को मुझसे नहीं छीनने दूंगी। और अब आगे इसके बाद जब किमीहितो मरून को उठा के उसे उसके रूम में ले जा रहा होता है, मगर तभी मिया किमीहितो को पीछे से पकड़ लेती है और वो तीनों ही धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से मरून की व्हीलचेयर टूट जाती है। फिर किमीहितो मिया से कहता है कि मैं मरून को इसलिए उठा के लेके जा रहा था क्योंकि उसके पैर नहीं है और वो बिना किसी के मदद के सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। इसके बाद किमी तो फिर से मरून को उठा के उसे उसके कमरे में ले जा रहा होता है। फिर सेंटोरिया मिया से कहती है कि हे मिया, आखिर तुम्हें हुआ क्या है और तुम उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, वो तो बस अब हमारी ही तरह मास्टर की होमस्टे फैमिली है। और ये सुन के मिया सेंटोरिया से कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ, वो बस मेरे किमीहितो को मुझसे छीनना चाहती है। और मिया सेंटोरिया को ये सब कह ही रही होती है, मगर तभी मैरून किमीहितो के हाथों से फिसलने लगती है और किमीहितो उसे संभालने के चक्कर में गलती से मैरून के संतरे दबा देता है, जो देख के मिया बिल्कुल भड़क जाती है। मगर जैसे ही किमीहितो मिया को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन तभी किमीहितो नोटिस करता है कि उसने तो गलती से मैरून की ब्रा भी उतार दी है। और अब तक तुम लोग समझ ही चुके होगे कि मिया का गुस्सा अब तक किस लेवल पे पहुंच गया होगा। मगर मिया यहाँ पे किमीहितो को पेल पाती उससे पहले ही मैरून उन सबको बताती है कि असल में हमारी बॉडी के ऊपर एक जेली जैसी पतली सी लेयर होती है और इसकी वजह से हमारी बॉडी थोड़ी स्लिपरी हो जाती है। लेकिन मास्टर, अगर आप मेरे कपड़े उतारना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुनने के बाद तो मिया का दिमाग ही खराब हो जाता है। लेकिन तभी मिया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सू को अपने साथ खोपचे में लेके जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब किमीहितो मैरून को उसके रूम में ले जा रहा होता है, तभी मिया वहाँ पे आके किमीहितो से कहती है कि डार्लिंग जरा प्लीज मेरी तरफ देखो, सू ने मुझे अपने स्लाइम से बिल्कुल चिपचिपा और गीला कर दिया है। और मिया को इस हालत में देख के किमीहितो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें नहा लेना चाहिए, और वैसे भी मैंने बाथटब में अभी अभी पानी गर्म किया है। और फिर नहाने के बाद मिया कहती है कि आखिर डार्लिंग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, ये सब कुछ उस बेवकूफ मरमेड की वजह से हो रहा है। मगर तभी मिया के दिमाग में एक प्लान आता है और वो एसी का टेम्परेचर बिल्कुल कम कर देती है ताकि मैरून उस ठंड को बर्दाश्त ही ना कर सके। इसके बाद जब किमीहितो मरून को उसी कमरे में लेके आता है तो किमीहितो देखता है कि इस रूम में तो कुछ ज्यादा ही ठंड है। जिसके बाद वो मैरून से पूछता है कि वैसे मरून, अभी तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम इतनी ठंड में रह पाओगी। और ये सुन के मरून उससे कहती है कि हम जैसे मरमेड्स के बॉडी के लेयर के ऊपर कोल्ड रेजिस्टेंट टेम्परेचर होता है, इसीलिए हमें ठंड से कुछ भी नहीं होता। उसके बाद जब किमीहितो बाहर सामान लाने के लिए चला जाता है, तब मैरो पीपो से पूछती है कि हे पीपो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मास्टर की लाइफ में कोई औरत है या नहीं। और ये सुनते ही सेंटोरिया मरून से कहती है कि तुम मास्टर के रोमांटिक लाइफ के बारे में जानने में कुछ ज्यादा ही क्यूरियस नहीं हो रही हो, और हाँ, ये मत कहना कि तुम्हें भी उनमें कुछ इंटरेस्ट है। मगर मैरून सेंटोरिया से कहती है कि असल में ये कहना थोड़ा एम्बैरेसिंग है, लेकिन हम मरमेड्स के फेरी टेल की स्टोरीज में इंसानों के ट्रेजिक लव बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जहाँ एक मरमेड एक इंसान से प्यार कर बैठती है, और ये सब देखना मुझे बहुत पसंद है। और तो और इसके चक्कर में तो मैंने बहुत सारे ओपरास और प्लेस में भी गई हूँ। और मैरून की ये सब बातें सुनने के बाद सेंटोरिया उससे कहती है कि एक सेकंड, क्या कहा तुमने, ओपरास और प्लेस? तुम जिस हिसाब से बातें कर रही हो वो कोई नॉर्मल सिटीजन तो बिल्कुल भी नहीं करता, और मैंने देखा था कि मिसेस स्मिथ भी तुमसे रिस्पेक्ट से बातें कर रही थी, मगर ऐसा क्यों? जिस पे मरून उसे कहती है कि ओ, तो अब मैं समझी, तो तुम ही असल में मास्टर की गर्लफ्रेंड हो, क्यों, है ना? और ये सब सुनने के बाद सेंटोरिया मरून से शर्माते हुए कहती है कि अरे नहीं नहीं, मैं उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो बस उनकी एक लॉयल सर्वेंट हूँ। जिसके बाद मरून उससे कहती है कि मैंने सुना है कि सेंटोर्स अपने मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं, वो अपने मास्टर को बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं। और मैरून की ये सब बातें सुन के सेंटोरिया को लगता है कि वो अभी एक क्वीन के सामने खड़ी है। लेकिन तब वहाँ पे मिया आके सेंटोरिया के गले को अपने पूंछ से लपेटते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, वो कोई क्वीन वगैरह नहीं है, और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें मेरे डार्लिंग को मुझसे नहीं छीनने दूंगी। मगर तभी मैरो मिया से कहती है कि अरे नहीं, मेरा ऐसा करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है और ऐसा कभी भी नहीं होगा। मगर वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे किमीहितो आ जाता है और तभी मैरो खांसने लगती है और वो कहती है कि असल में हम मरमेड्स जब पानी के बहुत देर तक बाहर रहते हैं तब हमारी स्किन ड्राई होने लगती है। और ये सुनते ही किमीहितो मैरून को उसके कमरे में ले जा रहा होता है, जो देख के मिया का फिर से दिमाग खराब हो रहा होता है। और मिया को इस तरीके से जेलस फील होते हुए देख के सेंटोरिया मिया से कहती है कि अब बहुत हुआ मिया, अब इस बात को जाने दो, और वैसे भी तुमने ही मैरो के व्हीलचेयर को तोड़ा था, जिसकी वजह से
से मास्टर उसे कैरी कर रहे हैं। लेकिन तभी मिया सेंटोरिया से कहती है कि सिर्फ वो अकेली नहीं है जिसने फेरी टेल पढ़ी है, मैंने भी फेरी टेल्स पढ़ी है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा डार्लिंग मुझसे बहुत प्यार करे और मुझे अपने बाहों में उठाए। मगर मिया की ये बात सुन के सेंटोरिया अपने मन ही मन कहती है कि क्या इसने अपना वजन भी देखा है? मुझे नहीं लगता कि मास्टर इसे उठा भी पाएंगे। और मिया यहाँ गुस्से से अपना हाथ सोफे पे पीटी रही थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो सीधा एक सेक्सी सा स्विमसूट पहन के डायरेक्ट मैरो के रूम में चली जाती है, जो देख के किमी तो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। फिर मिया किमी तो के करीब जाके उसे अपने साथ स्विमिंग करने के लिए कहती है, मगर मिया तो यहाँ अपने मन ही मन कहती है कि बेवकूफ मरमेड, इसे लगा था कि ये मेरे डार्लिंग को मुझसे छीन लेगी। और मिया इसी तरीके से किमी को सेड्यूस करती ही रहती है। लेकिन तभी वहाँ पे सेंटोरिया भी आ जाती है, मगर सेंटोरिया की बेचारी ब्रा उसके बड़े बड़े वाटरमेलन्स को संभाल ही नहीं पाती, जिस वजह से उसकी ब्रा वहीं पे खुल जाती है और वो शर्म के बारे वहाँ से भाग जाती है। मगर तभी मिया देखती है कि मेरून जो है वो किमी को अपने साथ पानी में खींच के ले जा रही होती है और ये देख के मिया कहती है कि मैं जानती थी वो बस मेरे किमी को मुझसे छीनना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और ये कहते ही मिया भी स्विमिंग पूल में कूद जाती है, मगर उस पूल का पानी कुछ ज्यादा ही ठंडा था और तुम लोगों को तो शायद याद ही होगा कि मिया को ठंडे पानी से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जिस वजह से मिया धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगती है और वो पानी में बेहोश होने ही वाली थी। लेकिन तभी किमी तो उसे जैसे तैसे बचा लेता है। फिर मैरो मिया को जोर से गले लगा लेती है ताकि वो अपनी बॉडी की हीट से उसे गर्मी दे सके। लेकिन तभी सू किमी पे हमला कर देती है और ये देख के मिया को समझ में आता है कि मैरो क्यों किमी को पानी में लेके कूद गई थी। इसके बाद जब मिया और मेरून एक साथ गर्म पानी में बाथटब में नहा रहे थे, तब मिया मेरून से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तब तुमसे बहुत ज्यादा रूडली बिहेव किया था। मगर ये सुन के मेरून उससे कहती है कि रूडली बिहेव किया? लेकिन कब? जो सुन के मिया उससे कहती है कि क्या तुमने सच में नोटिस नहीं किया था? जब मेरा डार्लिंग तुम्हें अपने बाहों में उठा रहा था तब मुझे बहुत ज्यादा जेलस फील हो रही थी, इसलिए मुझे उस चीज के लिए माफ कर दो। मगर कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मेरे डार्लिंग को मुझसे नहीं छीनने दूंगी, वो सिर्फ मेरा है और वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा। मगर ये सुन के मेरून उससे कहती है कि लेकिन मास्टर के साथ शादी करने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, मैं बस अपने फेरी टेल स्टोरीज के ट्रेजिक लव को रियल लाइफ में जीना चाहती थी। लेकिन तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैं आपसे तुम्हारी पूरी मदद करूंगी ताकि तुम मास्टर के साथ शादी कर सको। और ये कहते हुए मेरून मिया के संतरों को दबाने लगती है और उनका ये शोर शराबा सुन के किमी ही तो अपने मन ही मन कहता है कि लगता है मेरून और मिया ने दोस्ती कर ली है। मगर वही दूसरी तरफ सेंटोरिया और पीपो को लगता है कि कहीं ये दोनों आपस में ही एक दूसरे के साथ मजे तो नहीं ले रहे। और फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिया किचन में खाना बना रही होती है ताकि वो किमीहितो को इम्प्रेस कर सके। फिर मिया अपने मन ही मन इमेजिन करने लगती है कि जब उसकी और किमीहितो की शादी हो जाएगी और जब किमीहितो हर रात काम से घर पे लौटेगा तब वो डिनर के बजाय खुद को ही सर्व कर देगी। और मिया ये सब सोच ही रही थी, मगर तभी किमीहितो उसे याद दिलाता है कि वो खाने का बर्तन ओवर बॉयल हो रहा है और मिया हड़बड़ी में उस कुकिंग पॉट को अपने हाथों से ही उठा लेती है, जिसकी वजह से उसके हाथ जल जाते हैं। और फिर इसके बाद मिया अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। मगर वही दूसरी तरफ किमीहितो उसे समझा रहा होता है कि गलतियां सबसे होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को ही कमरे में बंद कर लो। मगर तभी किमीहितो नीचे देखता है कि एक पेपर जैसी चीज गिरी हुई है और जैसे ही मिया किमीहितो के मुंह से पेपर वाला वर्ड सुनती है वो फटाक से गेट को तोड़ते हुए किमीहितो के पास जाती है ताकि किमीहितो उस चीज को ना छू पाए। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि किमीहितो ने देख लिया था वो पेपर जैसी चीज कुछ और नहीं बल्कि मिया की स्किन है। इसके बाद किमीहितो मिया से कहता है तो क्या इसीलिए तुम अपने आप को इस कमरे में छुपा के रख रही थी? जिसपे मिया उसे कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें इसे नहीं दिखाना चाहती थी क्योंकि ये हम जैसे लामियास के लिए नेकेड होने से भी ज्यादा एम्बैरेसिंग है और तो और मैं इसे खुद से उतार भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे दोनों हाथ ही जल गए हैं। तो डार्लिंग, क्या तुम मेरी स्किन को उतारने में मेरी मदद कर सकते हो? और ये सुनते ही किमी तो थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन वो बाद में मान ही जाता है। फिर इसके बाद किमी तो मिया की पुरानी स्किन को धीरे धीरे निकाल रहा होता है, जिसकी वजह से मिया बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही होती है। और उसकी ये आवाजों को सुनने के बाद बाहर के लोगों को लगता है कि जरूर अंदर कुछ न कुछ कांड हो रहा है। अब इसके बाद किमी तो मिया के सामने के एरिया के स्किन को निकाल रहा होता है, लेकिन वो एरिया कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव था और फिर जिसका डर था वही हुआ क्योंकि किमी तो यहाँ गलती से, जी हाँ दोस्तों, गलती से असली सांपों के ही गुफा में उंगली डाल देता है और फिर मिया शर्म के मारे किमीहितो की गर्दन ही घुमा देती है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि मिया ने किमीहितो के लिए खाना बनाया होता है और उसका ये खाना खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद किमीहितो वो पूरा अजीब सा खाना खा जाता है क्योंकि वो मिया का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किमीहितो शॉपिंग करके घर लौटा होता है, मगर तभी सू किमीहितो को गले लगा लेती है और ये देख के सेंटोरिया उससे कहती है कि हे सू, अभी मास्टर को परेशान मत करो, वो अभी बहुत ज्यादा थके हुए होंगे। और वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी पीपो किमीहितो से कहती है कि मास्टर, दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे लगता है कि मैं शायद से अंडा देने वाली हूँ। और ये सुनते ही बाकी सभी लड़कियां गुस्से में आके किमीहितो को ही कूट देती है, मगर तभी पीपो उन सबको समझाती है कि ये तो बस एक नॉर्मल अंडा है जो कि बिना ब्रीडिंग के होता है। और वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एक अजीब सा आदमी डोरबेल बजाता है और वो किमीहितो से कहता है कि मैंने अभी अभी सुना कि एक हार्पी अंडा देने वाली है और मैं डेमी ह्यूमंस के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, इसलिए अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम सबका इंटरव्यू ले सकता हूँ? और ये सुन के किमीहितो ना चाहते हुए भी उसे अंदर आने देता है क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट का ऑफिशियल लाइसेंस
था। फिर वो सबसे पहले मैरो का इंटरव्यू लेता है, जहाँ पे वो उससे पूछता है कि किस कलर की चड्डी पहने हो? लेकिन फिर वो उनसे कहता है कि अरे अरे तुम लोग चिंता मत करो, मैं इस सीन को कट कर दूंगा। उसके बाद वो मिया का इंटरव्यू लेता है, मगर तभी वो मिया की पुरानी स्किन को देख लेता है और ये देख के मिया अपनी पुरानी स्किन को छुपाने लगती है। फिर वो किमिहितो से कहती है कि लगता है कि मैं इसे फेंकना भूल गई। मगर ये सुनते ही वो अजीब सा आदमी मिया से कहता है कि नहीं प्लीज तुम इसे फेंको मत, तुम ये मुझे दे दो। और वैसे भी जापान के लोग स्नेक की स्किन को लकी चार्म की तरह मानते हैं और उनको बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। फिर वो मिया के कान में फुसफुसाते हुए कहता है अगर तुम मुझे ये अपनी पुरानी स्किन दे दो तो मैं इसे बेच के तुम्हें माला माल करवा दूंगा और तो और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे किमिहितो की भी शादी करवा दूंगा। और तुम सबको तो पता ही होगा कि मिया किमिहितो के लिए कितनी ज्यादा पागल है, इसलिए वो इस ऑफर के लिए मान जाती है। फिर इसके बाद वो सेंटोरिया का इंटरव्यू लेता है, जहाँ पे ये साला हरामी उससे पूछता है कि क्या तुमने अपनी पैंटी पहनी है। और ये सुनते ही सेंटोरिया बहुत ज्यादा भड़क जाती है। मगर एक सेकंड, ये बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि सेंटोरिया आखिर अपनी अंडरवेयर पहनती कैसे है, क्योंकि उसके तो 4 पैर खैर छोड़ो, इस टॉपिक पे हम कभी और बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मेरुन वहाँ के किमिहितो से कहती है कि पीपो अपना एक बहुत ही जल्द डिलीवर करने वाली है। और ये सुनते ही सभी लोग पीपो के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस धीरे धीरे सांस लेती रहो, वो अंडा अपने आप ही बाहर आ जाएगा। मगर तभी वो कमीना डायरेक्टर पीपो को उसकी स्कर्ट को उठाने के लिए कहता है ताकि वो उसके एक डिलीवरी को भी रिकॉर्ड कर सके। जो सुन के किमिहितो उससे कहता है कि हे अब तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, तुम्हें ये सब रिकॉर्ड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर तभी सू उस कमीने डायरेक्टर के दिमाग को पढ़ के बता देती है कि वो वहाँ पे उन सब का कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने नहीं आया है, बल्कि वो तो उनके वीडियोस का यूज करके उन वीडियोस को अडल्ट वेबसाइट्स में बेच के पैसे कमाने आया है। और ये सुनते ही सभी लड़कियां गुस्से में आके उसे कूटने के लिए रेडी हो जाती है। मगर जैसा कि तुम सबको पता ही है कि इंटरस्पीसीज के लॉ के हिसाब से ना तो कोई डेमी ह्यूमन इंसानों पे अटैक कर सकता है और ना ही कोई इंसान डेमी ह्यूमंस पे अटैक कर सकता है। इसीलिए किमिहितो वहाँ पे उसकी तरफ एक नॉर्मल अंडा फेंकते हुए कहता है कि ये अंडा पीपो का है। और ये सुनते ही वो डायरेक्टर उस अंडे को कैच करने जाता है, मगर तभी किमिहितो उसके चेहरे पे घुमा के एक जोर का मुक्का मारता है और वो उस अंडे के साथ डायरेक्टर का थोबड़ा भी तोड़ देता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि पीपो ने अपना एक डिलीवर कर दिया होता है और उसने अपने अंडे को फ्रिज में रख दिया होता है। मगर तभी मिसेस स्मिथ किमिहितो से कहती है मैंने अभी इस डायरेक्टर के सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए और उसके नाम से लेके सभी डॉक्यूमेंट्स फेक थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारी टीम उसे ढूंढ रही है। और वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि मिया ने गलती से पीपो के अंडे को एक नॉर्मल अंडा समझ के पका दिया होता है। इसके बाद हमें उसी डायरेक्टर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो थ्रेड्स को गुस्से में लपेटते हुए कहता है उस लड़के ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, वो हार्पी का रेयर 3 मिलियन का अंडा, मेरे वो सारे रिकॉर्ड किए हुए फुटेजेस और तो और मेरा महंगा कैमरा भी। और ये सब बातें वो कह ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक स्पाइडर वाली डेमी ह्यूमन उससे कहती है क्या तुम्हें मेरी कुछ मदद चाहिए। और ये सुनते ही वो कमीना डायरेक्टर उस पर भड़कते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं भले ही तुम्हारे थ्रेड्स को बेच के पैसे कमाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। और ये सुनते ही वो स्पाइडर वाली डेमी ह्यूमन भड़क जाती है। फिर वो अपनी वेब्स का यूज करके उसे पूरी तरीके से अपने जाल में लपेट देती है। फिर वो उससे कहती है जिसने भी तुम्हारे 3 मिलियन बर्बाद किए और उन लड़कियों के रेयर फुटेजेस को भी लीक होने से बचाया, इन सारी बातों से तो ऐसा लगता है कि वो लड़का बहुत ज्यादा काइंड है। अब तो मुझे लगता है कि मुझे उस लड़के से मिलना ही पड़ेगा। और मैं तुम सबको बता दूं कि ये लड़की आगे चल के किमिहितो को किडनैप करके उसके साथ बहुत कुछ करने वाली है, लेकिन तुम्हें वो सब पता चलेगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसलिए इस वीडियो में एम करते हैं 1199 लाइक्स और 399 कमेंट्स का, उसके बाद ही आएगा इसका पार्ट 6। तो वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए तो फास्ट लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अगर तुम लोगों को मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।